राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें अर्थवेद है। ये जो नोट्स हैं सारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एमपीपीएससी मेंस प्री के लिए भी आप इन नोट्स का उपयोग कर सकते हैं और खास तौर पे ये नोट्स जो हैं एमपीपीएससी के ही हैं जो कि मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है। और ये आप बिल्कुल सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थवेद संहिता और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सारे पेपर में इनके जो की पॉइंट्स हैं बिल्कुल आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थवेद। अर्थवेद अर्थ ऋषि द्वारा रचित, इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, वशीकरण, आर्य अनाय विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। अर्थवेद में क्या है? अर्थवेद ऋषि द्वारा रचित, इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, वशीकरण, आर्य अनाय विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। जिनको भी ये नोट्स चाहिए हैं बिल्कुल आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे और आप लोग इसको बार बार देख कर भी अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे संहिता। संहिता क्या है? वेदों का मंत्र वाला खंड संहिता कहलाता है। संहिता क्या कहलाता है? वेदों का जो मंत्र वाला खंड होता है उसको हम संहिता बोलते हैं। भाषा इसकी क्या है? वैदिक संस्कृत। चारों वेदों की संख्या, चारों वेदों की अलग अलग संहिता है। ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण वेदों पर एक प्रकार की टिप्पणी है जो हमें वेदों को समझने में सहायता करती है। ये गद्य रूप में है। इसमें तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक अवस्था पर प्रकाश डाला गया है। अरण्य। अरण्य ऋषियों द्वारा इसकी रचना अरण्य में की गई है। अरण्य क्या है? अरण्य की जो रचना है वो ऋषियों द्वारा की गई है। ये ब्राह्मणों का ही एक अंग है। इसमें जीवन के रहस्यों और दर्शन के बारे में वर्णन किया गया है। बिल्कुल आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे, आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगी सारे एग्जामों के लिए, खास तौर पे एमपीपीएससी के लिए। उपनिषद। उपनिषद में क्या आएगा? अभी आवाकारी आरक्षक का जिन्होंने फॉर्म भरा है उसमें भी ये जीके पूछा जाएगा, तो जीके में सब कुछ आ जाता है, जीके नॉलेज। ठीक है। उपनिषद। उपनिषद के वेद। उपनिषद वेदों के ज्ञान खंड का विकास उपनिषद कहलाता है। वेदों का जो ज्ञान खंड होता है उसको हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद किसे कहते हैं? वेदों का जो ज्ञान खंड होता है उसके विकास को हम उपनिषद कहते हैं। आप लोग इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको वैसे याद हो जाएगा। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है। वेदों का ज्ञान खंड का विकास उपनिषद में मिलता है। ज्ञान खंड का विकास उपनिषद में मिलता है। इनका विकास संहिताओं, ब्राह्मणों और अरण्यकों के बाद हुआ है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। देखिए आप लोग लूसेंट पढ़ेंगे या कोई अन्य बुक भी आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको की पॉइंट्स और जो मेन चीजें होती हैं उनको आपको ढूंढना पड़ता है, हाईलाइट करने होते हैं। तो ये सारा मैंने खुद जो बुक्स का जो निचोड़ है उन सारे निचोड़ का ये जो नोट्स है वो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, तो काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की रचना विभिन्न कालों में हुए और इनकी संख्या 108 बताई जाती है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें से प्रमुख तैत्तरीय, ऐतरेय और मुंडक, छात्र, दोग्य आदि हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? मुंडक है, ऐतरेय है और तैत्तरीय है। सूत्र। सूत्र इसमें क्या है? पुराने समय में लेखन सामग्री के अभाव में सब कुछ खंडस्थ करना होता था, इसी के लिए सूत्रों का निर्माण किया गया। ये 3 प्रकार के होते हैं। स्त्रोत सूत्र। स्त्रोत सूत्र में क्या आएगा? यात्रों प्लस अनुष्ठानों संबंधी जानकारी मिलती है। धर्म सूत्र सामाजिक रीति रिवाज, दिवाली, फौजदारी, सॉरी दूसरा जो है उसमें आएगा धर्म सूत्र सामाजिक रीति रिवाज, दीवानी, फौजदारी कानून आदि। थर्ड, गृह सूत्र समस्त जीवन के संस्कार। वेदांत। वेदांत में वेद के अंग आएंगे। वेदांतों की समयक संवयक जानकारी से वेदों में अत्यधिक सहायता
मिलती है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 6 है। व्याकरण, शिक्षा, छंद, कल्प, ज्योतिष और निरुक्त। उपवेद, उपवेद हमारे कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या आ जाएगा? औषधि आ जाएगा। धनुर्वेद में युद्ध आ जाएगा और गंधर्व में यज्ञ आ जाएगा। पुराण, पुराणों में हिंदुओं का प्राचीन इतिहास है। भाषा इसकी संस्कृत है। संख्या इसमें 18 दी गई है। 18 हमारे पुराण हैं और प्रत्येक पुराण में भाग कितने हैं? 5 हैं। स्मृतियां, स्मृतियां कौन कौन सी? स्मृति है, नियम है, उपनियम है, कानून है, सामाजिक जीवन है। ये उस युग की आचार्य संहिताएं हैं जिससे आचरण संबंधी नियमों तथा उपनियमों का उल्लेख है। जाति और व्यक्ति दोनों के कर्तव्यों का वर्णन भी इसी में है। ठीक है। अवहेलना करने पर दंड का प्रावधान है। अनेक स्मृतियां हैं, उसमें मनुस्मृति सर्वोपरि है। मनुस्मृति जो है वो सर्वोपरि है बाकी स्मृतियों से। ऋग्वेदिक संस्कृति, ऋग्वेदिक संस्कृति में क्या है? ऋग्वेदिक संस्कृति, ऋग्वेद हमें ऋग्वेदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी दिलाता है जो निम्नलिखित हैं। ये सबसे प्रामाणिक और प्राचीन ग्रंथ हैं। सामाजिक स्थिति, सामाजिक संगठन, परिवार, मनोरंजन, विवाह, ये सारे जो चीजें हैं वो ऋग्वेदिक में आ जाती हैं। वर्ण व्यवस्था कैसी थी ऋग्वैदिक काल में? ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था हम समझेंगे ऋग्वैदिक संस्कृति की विशेषताएं। बिल्कुल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नोट्स होने वाले हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल सारे मैंने जो भी की पॉइंट्स होते हैं वो सारे मैंने इसमें मेंशन करे हैं। अगर आप लोग खुद से नोट्स बनाते हैं वीडियो के माध्यम से तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, या फिर नोट्स भी आप मुझसे ले सकते हैं। वीडियो भी आप काफी, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन, ये सारे हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे और फिर इसके बाद में जो नीचे जिस टाइप के इनके जीवन थे उनके बारे में हम लिखेंगे। सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन में क्या था? सामाजिक संगठन था। स्थिति, स्त्रियों की जो स्थिति थी काफी, पहले क्या था, जो पितृआत्मक समाज था, है ना। जो पुरुषों की थी, पुरुषात्मक समाज था, पुरुषों की ज्यादा चलती थी, है ना। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। मनोरंजन, भोजन, आभूषण, शिक्षा, वेशभूषा और मृतक संस्कार, परिवार, सामाजिक जीवन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। आर्थिक जीवन में क्या आएगा? व्यापार आएगा, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, यातायात के साधन, मापतोल के साधन। ये जो आर्थिक जीवन में जो अभी थोड़ा डेवलप हो गया है, पहले भी यही था। पहले भी आर्थिक जीवन में व्यापार से आर्थिक जीवन होता था, उद्योग से होता था, वाणिज्य, कृषि, पशुपालन से होता था, यातायातों के संसाधन और मापतोल के साधन। राजनैतिक में जनतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण, पुरोहित और व्यापारी वर्ग, नगरपालिका। धार्मिक, मातृ देवी की पूजा होती थी, अभी भी होती है, शिव की पूजा होती थी, लिंग व योगी की पूजा होती थी, अग्नि वेदिका की पूजा होती थी, पशु पक्षी की भी पूजा होती थी और जल की पूजा भी होती थी, इंद्र की पूजा कह सकते हैं हम। सामाजिक स्थिति में क्या था? सामाजिक स्थिति में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? सामाजिक स्थिति में वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष युक्त में इसका वर्णन है। इसके अनुसार आर्य कार्य के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, सेवाकर्ता, तीनों वर्गों की ये वर्गीकरण क्रम के आधारित था। ये लोग, आप लोग इसको समझ सकते हैं कि 4 वर्गों में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। परिवार, संयुक्त परिवार रहते थे। अब तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है ना। ज्वाइंट फैमिली तो बहुत ही कम है ना। और मैंने आपको बताया था पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी वो पुरुषों की ज्यादा उसमें चलती थी। पुरुषों के निर्णय ज्यादा महत्व किया करते थे ना, महिलाओं की अपेक्षा। और पत्नी का महत्वपूर्ण स्थान था लेकिन उतना नहीं था। स्त्रियों की दशा कैसी थी? सम्मान प्राप्त, ठीक है, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में भाग ले सकती थी, लेकिन निर्णय पुरुषों के ही रहते थे उसमें। शिक्षा का अधिकार था, पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इस समय में कुछ विदुषी महिलाएं हुई, घोषा, लोपामुद्रा आदि। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। ये सब कुछ अभी स्टार्ट हो गया है। अभी दहेज प्रथा तो, सती प्रथा तो नहीं है अभी। पर्दा प्रथा प्रथा है अभी, जो कुछ कुछ गांव हैं उधर पर्दा प्रथा तो बिल्कुल चलती है। दहेज प्रथा भी चल ही रही है अभी। कितने सारे आपने देखे होंगे केसेस जो दहेज प्रथा के
ऊपर ट्रेंडिंग में थे, है ना। विवाह, प्रायः एक स्त्री से ही विवाह किया जाता था, परंतु राजवेश और धनी वर्ग एक से अधिक विवाह नियोग प्रथा प्रचलित थी। पति के छोटे भाई के साथ संतान के लिए संबंध बनाती थी। पहले ऐसा था कि अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो वो उसको डिवोर्स नहीं देते थे या किसी दूसरे मर्द से विवाह नहीं करते थे। उनका जो छोटा भाई होता था उन्हीं से वो संतान प्राप्ति के लिए संबंध बनाती थी। खान-पान कैसा था? खान-पान में हम लिख सकते हैं भोजन सादा तथा पौष्टिक था एवं मांस का प्रयोग किया जाता था। मधुर प्रिय सोमरस, है ना। वेशभूषा कैसी थी? रेशमी वस्त्र, है ना। रेशमी वस्त्र चलता था, सूती चलता था, ऊनी चलता था। आभूषण श्रृंगार कैसा था? एरिस स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। पुरुष भी कानों में कुंडल पहना करते थे पहले के जमाने में। मनोरंजन के साधन क्या था? घोड़ा दौड़ थी, रथ दौड़ था, शिकार था और जुआ खेलना आदि था। आजकल का मनोरंजन क्या हो गया? इंस्टाग्राम पे रील बनाना, मूवी देखने जाना और पबजी खेलना और जो भी सोशल मीडिया के थ्रू जो भी गेम होते हैं वो सारे खेलना, है ना। फेसबुक पे रील चलाना, फिर यूट्यूब पे देखना, ये आजकल के मनोरंजन हो गया। पहले क्या था? पहले एक फिजिकली जो फिजिकली हेल्थ के लिए अच्छा होता था उस टाइप के ये थे, जुआ को छोड़ के, है ना। और शिकार को छोड़ के रथ दौड़ भी अच्छी थी, घोड़ा दौड़ भी अच्छी थी, है ना। शिक्षा कैसा था? शिक्षा का काफी महत्व था। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्धिक तथा नैतिक विकास था। ये मौखिक रूप से ही दी जाती थी। आर्थिक, कृषि आजीविका प्रमुख संसाधन गेहूं, जौ, हल का प्रयोग करते थे। सिंचाई वर्षा, नदी, कुएं आदि होते थे। अभी भी होता है सिंचाई, नहर, है ना, नदी, कुआं आदि से भी सिंचाई की जाती है। पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। गाय, बैल, घोड़ा, गधे, कुत्ते आदि पाले जाते थे। आर्थिक जीवन में गाय का सबसे अधिक महत्व था, जो कि आधुनिक काल में भी है, लेकिन कुछ लोग इसको खाने के लिए यूज करते हैं, जो कि बहुत गलत है ना। इसके लिए बिल्कुल अवेयरनेस फैलाना चाहिए और जो जहाँ पे भी जो कुछ ऐसा हुआ दिखे तो बिल्कुल उसको रोकना चाहिए, है ना। गाय हमारी माता है और जो लोग ऐसा करते हैं, अभी बीच में कितना ज्यादा ट्रेंडिंग में चला था कि गाय का सर वगैरह काट के उन्होंने एक मुसलमान ने सोशल मीडिया पे कर दिया था, तो उस पर बहुत एक्शन लिया था और ऐसे ही एक्शन लेना चाहिए हिंदुओं के लिए ना। उद्योग धंधे कपड़े उद्योग, बढ़ई, लोहार, स्वर्णकार, कुंभ, चिकित्सा, इस टाइप के उद्योग धंधे चलते थे पहले। व्यापार एवं वाणिज्य का मुख्य साधन वस्तु विनिमय था। निष्क नामक सोने के सिक्के प्रचलित थे और स्थल मार्ग जल मार्ग के द्वारा व्यापार किया जाता था। जल मार्ग में जहाज का कह सकते हैं, स्थल मार्ग में यही रथ रथ से, है ना। और अ, जो टांगा होता है उसके माध्यम से ये लोग व्यापार करते थे। राजनीतिक अवस्थाएं क्या थी? जन राज्य, राजा घोष, विश्वपति प्रशासन का कार्य संभालता था। देखो, जन क्या होता था? राजा होता था, ठीक है। विश्व क्या होता था? विश्वपति होता था। ग्राम ग्रामीण होता था। और परिवार क्या होता था? परिवार मूल इकाई होती थी। और जो मुखिया होता था वो गृहपति होता था। मुखिया जो होता था वो गृहपति होता था। बताया था मैंने आपको कि भले ही स्त्रियों की को सम्मान मिलता था, लेकिन जो निर्णय लिया जाता था, जो मुखिया रहता था वो कौन रहता था? घर का गृहपति ही रहता था। अभी भी हमारे घर में मुखिया कौन होते हैं? पापा ही होते हैं। प्रमुख जन भरत, मत्स्य, कुरु आदि। राजा, जन का प्रमुख अधिकारी राजा होता था। ये पद वंशानुगत होता था। समस्त शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित होती थीं। राजा के कर्तव्य, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आज ही हम इसको पूरा टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा साथ में ना। राजा के कर्तव्य क्या क्या होते थे? सैनिक कर्तव्य और बाहरी आक्रमण, शासन संबंधी कर्तव्य, कार्यों का संचालन, प्रजा के सर्वगुण विकास के लिए कार्य और न्याय संबंधी सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते थे? पुरोहित होते थे, जो इसको गाइड करते थे। राजा का मित्र या सलाहकार हम कह सकते हैं। और पत्र प्रदर्शक होता था। सेनानी सेना का प्रधान होता था। और ग्रामीण कौन होता था? गांव का मुखिया आदि होता था।
सभा और समिति। सभा और समिति, ऋग्वेद में सभा तथा समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। सभा ये समिति से छोटी होती है। सभा जो होती है समिति से छोटी होती है, जिसमें समाज में वयोवृद्ध तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग लेते हैं। और समिति जनता का एक राष्ट्रीय संगठन था, जिसमें सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था। राजा पर नियंत्रण, राजा निरंकुश और स्वच्छचारी नहीं होते थे। सभा और समिति का इन पर पर्याप्त नियंत्रण होता था। सैन्य संगठन, सेना में पैदल रथों का आर्थिक महत्व था। साधारण सैनिक होते थे और रथों में होते थे उच्च अधिकारी। न्याय व्यवस्था कैसी थी? न्याय व्यवस्था में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह पुरोहितों और सभा सदस्यों की सहायता से न्याय करता था। मृत्युदंड, शारीरिक दंड और आर्थिक दंड भी दिए। 3 तरह के दंड दे सकता था राजा, मृत्यु, आर्थिक और शारीरिक। धार्मिक व्यवस्था, प्राकृतिक शक्तियों के उपासक, सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि देवताओं की श्रेणियां ऋग्वैदिक आर्य बहु देववादी थे। इन्होंने देवताओं की 3 श्रेणियां बना दी थी। आकाशवासी सूर्य वरुण आदि, अंतरिक्षवासी इंद्र रुद्र आदि और पृथ्वीवासी अग्नि सोम आदि इनकी पूजा किया करते थे। सर्व प्रमुख देवता की खोज की थी इंद्र और वरुण ने। पूजा की विधि, स्तुति, प्रार्थना, यज्ञों के माध्यम से देवी देवताओं का प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था। स्तुति के माध्यम से, प्रार्थना और यज्ञों के माध्यम से। मंदिर एवं मूर्ति पूजा का अभाव था। नैतिक आदर्श, उच्च नैतिक आदर्श वाले होते थे। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक की कल्पना भी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक संस्कृति। उत्तर वैदिक संस्कृति 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल की 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल की सभ्यता समाप्त हुई। उसके बाद की सभ्यता को उत्तर वैदिक काल की सभ्यता को पुकारा जाता है। इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सामवेद से मिलती है। उपनिषद, अरण्यक, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि से इनकी जानकारी मिलती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। ठीक है। सामाजिक अवस्था में हम उत्तर वैदिक संस्कृति की विशेषताएं देखेंगे। और उसमें भी पहले हमने ऋग्वैदिक का सामाजिक जीवन देखा था, अब उत्तर वैदिक का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन एंड धार्मिक जीवन देखेंगे। सामाजिक जीवन में क्या था? सामाजिक संगठन, परिवार, स्त्रियों की दशा, भोजन, शिक्षा, मनोरंजन, वेशभूषा, आभूषण, श्रृंगार, व्रत, संस्कार, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल का जो नेक्स्ट वीडियो है वो 1 से 2 दिन के बीच में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अभी आप लोग ऋग्वैदिक काल का रिवीजन करिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं उनको। आर्थिक जीवन में हम देखेंगे व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, पशुपालन, तोल माप के साधन, यातायात के साधन। और राजनीतिक में वही जनतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण, व्यापारी वर्गों के हाथों में पुरोहित, नगरपालिका जैसे स्वायत्त शासन। धार्मिक, मात्र देवी की उपासना, शिव की, लिंग की और पशु एवं वृक्ष की पूजा, जल की पूजा, प्रतीक पूजा और मूर्ति का अग्नि वेदिकाएं पूजा, ये सारी हम देखेंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ तक के लिए ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो 1 से 2 दिन में आ जाएगा। तब तक आप लोग ऋग्वैदिक काल का जो मैंने पढ़ाया है नोट्स हैं, आप लोग बिल्कुल वीडियो के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।